Hello everyone, this is Kamal Ramnani and today we will be discussing on the male reproductive system। हम वो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस है और एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में पीएमसी सिलेबस ने सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले जो फेडरल वाले हैं वो हमें बताते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिक है। कैसे यूनिक है कि ये दूसरे जो हमारे पास बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं उन सब में से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यूनिक है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो एक्टिव होता है ये हमारे पास प्यूबर्टी में एक्टिव होता है, लेकिन जो हमारे पास दूसरे सिस्टम हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जैसे जीआईटी है, जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जब बेबी बॉर्न होता है या उससे भी पहले ये सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये वो वाहिद सिस्टम है, ये ऐसा यूनिक इसका करेक्टर है कि जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिर्फ प्यूबर्टी के वक्त एक्टिव होता है। उससे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर होता है लेकिन एक्टिव नहीं होता। दूसरी बात ये कि आप जो भी दूसरे सिस्टम देख लें वो मेल एंड फीमेल में एक जैसे ही होते हैं। नर्वस सिस्टम, ब्रेन मेल फीमेल का तकरीबन एक जैसा ही है। आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देख लें, हार्ट वगैरह मेल फीमेल का एक ही है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे पास डिफरेंस है। मेल को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से कहा जाता है, फीमेल को फीमेल भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूनिक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्टिवेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द मेल एंड द फीमेल। आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक उसका स्ट्रक्चर, दूसरा हम उसका पढ़ेंगे फंक्शन, और तीसरी हम चीज़ पढ़ेंगे हार्मोन रेगुलेशन के हार्मोन किस तरीके से जो है वो रेगुलेट करता है। तो ये जो फंक्शन और हार्मोन रेगुलेशन वाली चीज़ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ जो है वो टेस्टीज को हम दिस इज द प्लूरल। अगर हम सिंगुलर लिखना चाहें, एक टेस्टी की बात करें तो दैट वुड बी टेस्टीज, दिस इज सिंगुलर। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं गोनेट्स। गोनेट्स इज प्लूरल, अगर हम इस एस को हटा दें तो दोबारा इट विल बी द सिंगुलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टीज की हम बात शुरू करते हैं इसकी डेवलपमेंट पर। तो जो टेस्टीज हैं वो जब डेवलप होती हैं तो वो डेवलप होती हैं एब्डोमेन में। लेकिन जैसे ही आफ्टर द बर्थ में, जैसे ही आफ्टर द बर्थ जो बेबी होता है, मेल बेबी, उसमें जो टेस्टीज हैं वो स्कॉटम में आ जाती हैं। स्कॉटम में आने का मकसद, व्हाट इज स्कॉटम, जो हमारे पास दो लेग्स के दरमियान जो स्पेस है दैट इज नोन एज स्कॉटम। तो स्कॉटम में आने का मकसद यही है कि इन दो लेग्स के बीच में जो टेम्परेचर रहेगा वो कूल रहेगा। बॉडी टेम्परेचर पे हमारे पास जो स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए हमें कूल इन्वायरमेंट चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे पास टेस्टीज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्कॉटम के अंदर होते हैं। तो टेस्टीज डेवलप होते हैं एब्डोमेन के अंदर, लेकिन वो स्कॉटम में चले जाते हैं। क्यों स्कॉटम में चले जाते हैं? क्योंकि स्कॉटम में कूल इन्वायरमेंट होता है और बॉडी के टेम्परेचर पर जो है स्पर्म्स की जनरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा हम टेस्टीज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो टेस्टीज हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 200 to 250 लोब्यूल्स, और उन हर एक लोब्यूल के अंदर हमारे पास 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो टेस्टीज है वो हमारे पास कौन सी शेप के होते हैं? टेस्टीज हमारे पास जो है वो ओवल शेप के होते हैं, मोस्टली ओवल शेप के होते हैं। और उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे पास होते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, और हर लोब्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कितने लोब्यूल होते हैं? 200 to 250 लोब्यूल्स होते हैं। और हर लोब्यूल के अंदर हमारे पास 1 से 4 के बीच तक हमारे पास सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। ये जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल है, अगर मैं एक सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल को बड़ा बनाऊं तो ये ट्यूब्यूल हम कहते हैं छोटी सी ट्यूब को, तो ये वो सेमिनोफेरस की वो ट्यूब है। इसके अंदर जो ये वाले सेल हैं, इसके अंदर जो ये वाले सेल हैं, ये सेल क्या करेंगे, ये सेल हमारे पास स्पर्म बनाएंगे।
ठीक है, कैसे स्पर्म बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इसको हम ज़्यादा डिटेल में फंक्शन वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो एक तो जो ट्यूब के अंदर वाले सेल है वो क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। दूसरे इसके अंदर सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं, जो हमारे पास सर्टोली सेल्स होते हैं, ये इस ट्यूब्यूल के अराउंड जो है वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो हमारे पास क्या बनाते हैं? लिक्विड बनाते हैं। और वो लिक्विड क्या करता है? वो लिक्विड न्यूट्रंट्स देता है। किसको न्यूट्रंट्स देता है? स्पर्म को न्यूट्रंट्स एंड नॉरिश करता है। तो ये लिक्विड कौन बनाता है? ये भी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल से बनता है, लेकिन सार्टोली सेल्स बनाते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरे सेल्स होते हैं इनके अंदर, वो होते हैं इंटरस्टिशियल सेल। मतलब इन के दरमियान भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होता है। उन कनेक्टिव टिश्यू के बीच में हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, जो हमारे पास क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन क्यों काम आता है? ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टर में, जैसे हमारे पास मेल के अंदर क्या हो गया, जैसे दाढ़ी मूछ हो गई और उसका वॉइस में वो भारीपन आना, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेल कैरेक्टर हैं। और ये किस वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। तो ये सब हमारे पास होता है किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर हमने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो ट्यूब्यूल्स जो हैं हमारे पास, उनके अंदर जो ट्यूब के सेल्स होते हैं जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, वो हमारे पास स्पर्म बनाते हैं। सार्टोली सेल्स होते हैं जो हमारे पास लिक्विड बनाते हैं, जो न्यूट्रॉन्स देती है स्पर्म को। और इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ हार्मोन। और वो हार्मोन क्या करता है? सेकेंडरी मेल कैरेक्टर देता है। अब इन टेस्टिस के बाद जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास एसेसरी डक्ट्स। कुछ डक्ट्स होती हैं जो असिस्ट करती हैं, एसेसरी होती हैं स्पर्म को आगे ले जाने के लिए। इन एसेसरी डक्ट्स का काम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, स्पर्म को स्टोर करना, और इन स्पर्म को क्या करना? मैच्योर करना। ये 3 काम होते हैं इन एसेसरी डक्ट्स में। इन एसेसरी डक्ट्स में सबसे पहली जो डक्ट है उसको हम कहते हैं रेटिस टेस्टिस। जो रेटिस टेस्टिस होती हैं, ये जो ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल से लोब्यूल के बाहर तक जो डक्ट आती है उसको हम रेटिस टेस्टिस कहते हैं। और ये रेटिस टेस्टिस आपस में मिल के एक ट्यूब बनाती हैं, जिस ट्यूब को मैं क्या कहता हूँ? जिस ट्यूब को हम कहते हैं, जिस ट्यूब को हम कहते हैं एफेरेंट डक्ट। तो ये जो है हमारे पास रेटिस टेस्टिस है। रेटिस टेस्टिस ने हमारे पास क्या बनाई? एफेरेंट डक्ट बनाई। व्हाट इज एफेरेंट डक्ट? देखें, एक होता है एफेरेंट, ए आ जाए मतलब कोई चीज़ इन्वर्ट आ रही है, और इफरेंट आ जाए, ई आ जाए तो कोई चीज़ बाहर जा रही है। तो ये इफरेंट डक्ट है, मतलब टेस्टिस से बाहर जाने वाली डक्ट को हम क्या कहते हैं? इफरेंट डक्ट होते हैं। और ये इफरेंट डक्ट हमारे पास एक और डक्ट बनाती है, जिसका नाम है एपिडायडाइमस। तो एपिडायडाइमस वो डक्ट है जो हमारे पास पूरा कवर करती है टेस्टिस को। अगर ये हमारे पास टेस्टिस है, ये उसके लोब्यूल्स हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स में से निकली रेटिस टेस्टी, जिन सब ने मिला के सबसे पहले इफरेंट डक्ट बनाया, और इफरेंट डक्ट ने हमारे पास क्या बनाया? एपिडायडमस। अगर ये तीनों जो है किसी सवाल में आ जाएं कि भाई, सवाल में आ जाए कि कौन है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है और मैच्योर करता है, या कोई भी 2 चीज़ें आ जाएंगे, कौन स्टोर और मैच्योर करता है या ट्रांसपोर्ट और मैच्योर करता है, तो अगर एसेसरी डक्ट ऑप्शन है तो इट्स वेल एंड गुड। वरना अगर ये तीनों ऑप्शन है, द बेस्ट आंसर इज एपिडायडमस, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ये पूरे टेस्टिस को कवर करता है और यहीं पर ये तीनों मैक्सिमम फंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एपिडायडमस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। ये सवाल आता है, आया भी है, तो इसको हमें गौर से देखना है। अब एपिडायडमस हो गया, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर है? तो ये हमारे पास जो है वो टेस्टी है, इसके अंदर लोब्यूल्स हैं, इन लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उन ट्यूब्यूल से निकलने वाली रेटिस टेस्टीज हैं जो फिर मिलकर एफेरेंट डक्ट बनाएगी, और फिर पूरी टेस्टी को कवर करने वाला एपिडायडमस। इस एपिडायडमस के बाद हमारे पास जो तीसरा डक्ट निकलेगा, उस तीसरे डक्ट का नाम है हमारे पास
डक्टस डेफरेंस। इस डक्टस डेफरेंस का एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं वास डेफरेंस। और इस वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस का एक तीसरा भी नाम है जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो ये जब एपिडाइडमस पीछे आता है तो ये पीछे से फिर आगे और इन्वर्ट जाता है और स्ट्रेट और इन्वर्ट जाता है, क्योंकि एक टेस्ट यहाँ है दूसरा टेस्ट यहाँ है। दोनों के जो हमारे पास वास्ट डिफरेंस या स्पर्म डक्ट्स निकलेंगे दोनों ऐसे करीब आएंगे, दोनों ऐसे निकल के ऐसे करीब आएंगे। तो वो ऐसे स्ट्रेट आता है और इन्वर्ट आता है। और जब वो इन्वर्ट आता है फिर वहाँ पे इसको जो है वो रास्ते में क्या मिलता है, रास्ते में उसको मिलता है सेमिनिकल वेजिकल। ठीक है, तो सेमिनल वेजिकल जो है वो रास्ते में मिलता है और उस सेमिनल वेजिकल से डक्ट निकलता है जिसका नाम है डक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल। तो इस सेमिनल वेजिकल का जो डक्ट है वो ये है, और ये सेमिनल वेजिकल का डक्ट और ये डक्टस जो हमारे पास डक्टस डेफरेंस है वो हमारे पास डक्टस डेफरेंस और डक्ट टू सेमिनल वेजिकल दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, शॉर्ट एजेक्यूलेटरी डक्ट, शॉर्ट एजेक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट एजेक्यूलेटरी जो डक्ट है ये कहाँ से गुजर रहा होता है, ये गुजर रहा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड से जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक और ग्लैंड है जिसका नाम है शॉर्ट एजेक्यूलेटरी ग्लैंड। बाहर निकला, जैसे यहाँ से बाहर निकला तो रास्ते में दोनों तरफ एक ग्लैंड है और उस ग्लैंड का नाम है कॉपर्स ग्लैंड, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड जो है वो रास्ते में इनको यहाँ पे मिलते हैं और फिर ये शॉर्ट एजेक्यूलेटरी डक्ट जाके कंटिन्यू हो जाती है विद द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो कि हमारे पास यूरिथ्रा, ये शॉर्ट एजेक्यूलेटरी डक्ट आई, ये यूरिथ्रा आई, और यूरिथ्रा इज एक्चुअली इन द ओपनिंग ऑफ द जो पेनिस की जो ओपनिंग है उसमें से वो पास हो जाती है। यूरिथ्रा को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम यूरोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। यूरोजेनाइटल डक्ट इस वजह से कहते हैं जेनाइटल क्योंकि जो सीमेन की सिक्रेशन जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल से आई है वो भी इसमें होती है, और यूरो मीन्स यूरिन, किडनी की जो ऊपर से यहाँ पे इसके ऊपर ये स्कॉटम से आ रहा है, ऊपर जो किडनीज है वहाँ से जो यूरिन आ रहा है वो भी इसी यूरिथ्रा में आएगा। तो इस वजह से इसको हम यूरोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। उसके अलावा जो है वो फेडरल में एक चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका सेमन है वो सेमन क्या है, एक्चुअली इट इज़ द मिक्सचर। किस चीज़ का मिक्सचर है, स्पर्म का और लिक्विड का जो उसको नॉरिश कर रहा है। तो ये जो स्पर्म और लिक्विड का जो सीमेन होता है वो एक इजैकुलेशन में कितना होता है, वो होता है हमारे पास 2 से 5 मिलीलीटर। उस 2 से 5 मिलीलीटर में हमारे पास 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर के अंदर 20 से 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक सीमेन में जो एक इजैकुलेशन में निकलता है। और सिंध के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो टेस्टिस हैं उसके अंदर तकरीबन 500 सेमिनिफेरस जो है वो ट्यूब्यूल हैं, जिसमें से हमारे पास तकरीबन 30 मिलियन स्पर्म्स पर डे बनता है। ठीक है, तो इतना बड़ा उसका रेशो है। ये दोनों एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेन एक इजैकुलेशन में कितना निकलता है, 2 to 5 मिलीलीटर, जिसके अंदर 20 से 150 स्पर्म्स पर मिलीलीटर होते हैं। और सिन टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि टेस्टिस के अंदर 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, दोनों के अंदर जो है वो होते हैं, और जो 300 मिलियंस पर डे स्पर्म बना सकते हैं। और ये जो हमने 3 एसेसरी ग्लैंड्स बताए, एक सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और
कॉपर्स ग्लैंड या जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, इनका क्या फंक्शन है वो भी हम फंक्शन वाली वीडियो में देखेंगे डिटेल से। और जो हार्मोन्स का फंक्शन है, जो टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है उसका भी क्या फंक्शन है वो भी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।